गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कृतिका अपनी सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक की सेकंड नंबर का पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक, जो कमलेश्वर जी ने लिखा हुआ है। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। दूरदर्शन के महानिर्देशक पद पर आसीन कमलेश्वर जी ने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इनकी रचनाओं में अत्यधिक तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्र दिखाई देता है। आधुनिक महानगरीय सभ्यता में मानव के अकेलेपन की पीड़ा का चित्रण करना इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। इन्होंने सारा आकाश, अमानुष, आंधी, शैतान की बेटी, लैला और मौसम आदि फिल्मों की पटकथा लिखी है और दूरदर्शन की जो धारावाहिक है उन धारावाहिकों में चंद्रकांता, युग, बेताल पच्चीसी, आकाश गंगा, रेत पर लिखे नाम आदि बहुत से लेखन उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त इनकी बहुत सारी रचनाएं, कहानी संग्रह और उपन्यास भी प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ जो है जॉर्ज पंचम की नाक, यह प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे हैं, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठासक इतनी है कि वहां की रानी एलिजाबेथ के भारत के आने पर अपने काम काज छोड़कर उसके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह व्यंग प्रदान करती हुई कहानी है। प्रस्तुत व्यंग कथा में दर्शाया गया है कि नाक जो है वो मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह कथा जो है यह सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा व्यवहार करती है। पाठ में सारा नाक जो है व्यंग जो है वो नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यह है जॉर्ज पंचम की नाक। चलो तो देखते हैं हम इस कहानी निबंध का सार क्या है। रानी एलिजाबेथ ये कौन थी? इंग्लैंड के जो राजा थे उसकी द्वितीय पत्नी, मतलब रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ का भारत में आगमन हो रहा था। यह बात उस समय की है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थी, उनकी अखबारों से समाचार पत्र भरे हुए थे। रानी के जो दर्जी थे वो भी परेशान थे कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के जो दौरे करने वाली है उस समय वो क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था, क्योंकि अगर कोई भी रानी जहाँ पे भी जाती है तो उससे पहले उसको वहाँ पे जाना ठीक है या नहीं यह जासूस पता कर लेता है। इसी कारण उसका जासूस पहले दौरा करने वाला था। नया जमाना था, इसलिए से फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नजर आती थी। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पौंड उस सूट पर खर्चा आ गया। रानी की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। उनके नौकरों, खाना पकाने वाले खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी ये जीवनियां देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पालने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपी। आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा इंसान होता है तो उसके कुत्तों तक की तस्वीरें छप जाती है। ठीक उसी तरह से रानी एलिजाबेथ अगर भारत में आने वाली है तो उसके बारे में, उसके अंगरक्षक कौन है, उसके खाने पकाने वाले खानसामों को कौन है, उसके नौकर चाकर कौन है, उनकी सारी जीवनियां भी पत्रिकाओं में छपने लगी। चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी। राजधानी में सब खूब तहलका मचा हुआ था।
रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी। सड़कें नई बन गई, इमारतों में कोमल अंगी की तरह श्रृंगार किया गया। आप सबको तो पता ही है कि अगर कोई बड़ा इंसान आता है, दौरे पे निकलता है, तो वहाँ के रास्ते हैं या फिर वहाँ की सारी सड़कें हैं वो नई नवेली की तरह सज जाती है। भले ही ये आम दिनों में उसमें खड्डे क्यों ना हो, लेकिन जब कोई दौरे पे आता है तो वो सारे खड्डे भी भर जाते हैं, हरियाली भी छा जाती है और अच्छे से अच्छी उसकी सजावट की जाती है। ठीक उसी तरह से दिल्ली भी पूरी तरह से श्रृंगार से सज गई। सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी जज पंचम की नाक। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। एक समय उस नाक के लिए कई आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया, नेताओं ने भी भाषण दिए गए, अखबारों में भी कई खबरें छपी। जज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, मतलब कोई न कोई पक्ष की तरफ से बातें करता है तो कोई उसका विरोध भी करता है। ठीक उसी तरह से राजनीतिक यह आंदोलन भी छिड़ गया। ज्यादातर लोग खामोश थे क्योंकि उनकी तरफ दोनों तरफ थी, मतलब जो पक्ष वाले थे और जो विदेशी पक्ष वाले थे, उसके बीच वाला जो रहता है वो खामोश था, क्योंकि उसकी ताकत दोनों तरफ रहती है। अगर कोई जीत गया तो उसकी तरफ और हार गया तो भी उसकी तरफ। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शान शौकत से उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। मतलब जो जॉर्ज पंचम जो थे, उनकी जो नाक कट गई थी, उसकी नाक लगाने के लिए उनकी नाक अगर नहीं मिली तो अपने देश की नाक कट जाएगी, ऐसा जो राजनीतिक पार्टी वालों को लग रहा था। उन्होंने अजायब घर, मतलब जो म्यूजियम रहते, वहां तक पहुंच गए कि वहां पे अगर इनकी नाक मिल जाए तो वो नाक हम वहां पे लगा देंगे। उसी जमाने में एक घटना घट गई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी तरह अपनी जगह जगह पर तैनात रहे। गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक चली गई। मतलब इतनी सारी तैनात सैनिकों के बावजूद भी उसकी जो नाक थी वो कैसे टूट गई किसी को पता नहीं। सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता होने लगी। एकाएकी परेशानी बढ़ गई। रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति में नाक ना हो तो बहुत बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय सभा बुलाई गई, उसके ऊपर जोर डाला गया। परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में इस नाक का होना जरूरी है। इसलिए मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म किया गया। मतलब जिस मूर्तिकार ने यह लाड़ बनाई थी, यह मूर्ति बनाई थी, उसको बुलाने के लिए, हाजिर करने के लिए बताया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वाले चेहरे उसको दिखाई दिए। उन चेहरों पर अजीब सी परेशानी थी। कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ तो बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाचार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगानी है वह कब और कहाँ बनाई थी, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मतलब ये जो मूर्तिकार था, यह मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई नहीं थी, लेकिन यह मूर्ति जिसने भी बनाई थी तो इसके लिए कौन सा पत्थर बनाया यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, वह जानना चाहता था, ताकि उसी प्रकार की नाक उसको लगा सके। सब ने एक दूसरे को देखा तथा नजरों में ही एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए। मतलब अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो अपनी जिम्मेदारी हर कोई दूसरे पर ढकेलने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से वहां पे जमे हुए सारे लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया। फिर भी कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने सब कुछ ढूंढकर देखा और आखिरकार उसने लौट कर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। मतलब जो भी फाइलें हमने रखी हुई थी वो फाइलें
हजम कर चुकी है, मतलब जो उसको जो हम बोलते हैं वाड़वी वगैरह लगना, इसकी वजह से वो सारे उसके पत्ते जो है वो भी इधर उधर हो गए थे। यह सुनते ही हुक्म देने वाले चेहरे उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को भी सौंपा गया। इस प्रकार से मूर्तिकार के सुझाव के ऊपर और जो उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी में सभी सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज मिल जाती है, खोज करने की आवश्यकता है, मेहनत करनी होगी और इसका फल मिलेगा। आने वाला जमाना भी खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों में दौरे पर निकल पड़ा। कुछ ही दिन बाद लौटकर निराश होकर यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर शायद विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशों की सारी चीजें हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? इसका मतलब यह है कि जब पहली बार मूर्तिकार ने जो सुझाव दिया वो काम नहीं आया, तो फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि मैं इस सारे देश में घूमकर वो जहाँ पे वो पत्थर मिले वो पत्थर को लेकर आऊंगा। लेकिन फिर भी जब ऐसे कहा तो जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, राजनेता हैं, उनकी जान में जान आ गई और उन्होंने एक भाषण भी देना शुरू कर दिया। और वो भाषण, सभापति ने दिया हुआ भाषण अखबारों में छप गया। लेकिन जब वो वापस आया और उसने कहा कि यह पत्थर अपने देश का नहीं है, शायद यह पत्थर जो लाड बनाई गई है, जो मूर्ति बनाई गई है, यह पत्थर शायद अपने देश का नहीं, विदेशी है। तो फिर से वहां पे बातें शुरू हो गई कि अपने देश में विदेशों की सारी चीजें तो हमने अपना चुकी है, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, यहाँ तक के बाल डांस भी हमारे देश में मिल जाता है, तो क्या पत्थर नहीं मिल सकता? पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास फिर एक तरीका निकला, पर अखबारों वालों तक यह नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा उन्होंने सबको पहले ही बता दिया। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला। दौरे पर निकलकर उसने हर जगह पर जाकर जो अपने नेताएं हैं, जैसे दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, यहाँ तक सबकी नाकें उन्होंने टटोली। उसके बाद गुजरात की ओर भागा। वहां पे गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। वहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा, नाप लिया। बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय को की लाटों की पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ आखिरकार वह पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिरकार दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा की, पर सारी मूर्तियां देखी, लेकिन सबकी नाकों का नाप भी लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सभी की सभी नाकें बड़ी निकली। ऐसे उसने जब बयान दिया तब फिर से ये राजनीतिक पार्टियों के चेहरे उदास हो गए। फिर से ये मूर्तिकार ने और एक अपनी योजना बताई कि हो सकता है कि जो सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां जहाँ पे स्थापित है, शायद बच्चों की नाक यहाँ पे फिट हो जाए। यह सोचकर वह वहां भी जा पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी निकली। इससे क्या पता चलता है कि जॉर्ज पंचम की नाक इतनी छोटी थी कि हमारे देश के छोटे बच्चों के नाक भी उससे बैठ नहीं पाए। मतलब हमारे देश के छोटे से छोटे बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया।
रोगन लगाया गया, मतलब उसको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया गया, सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुंची, सब परेशान कि जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने का क्या मतलब। इससे तो अपनी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। फिर मूर्तिकार की नई योजना सामने आई। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसने दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त फिर से दोहराई कि मैं जो भी बताऊंगा वह दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर से दरवाजे बंद हो गए। नाक लगना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ से भी किसी एक की जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा और धीरे से बोला कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नाक चुनने का काम उसका है, उसे सिर्फ इजाजत चाहिए। इजाजत उसको दे दी गई। फिर कानापुसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही नाक लगाने की जुड़ी तैयारियां हो गई और अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लग रही थी। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। क्योंकि हम पता है कि कोई भी अगर मांस का टुकड़ा हम कहीं पे लगा देते हैं या कहीं पे पड़ा है तो कुछ दिनों के बाद वो सूख जाता है या थोड़ी थोड़ी देर के बाद सूखने लगता है। इसीलिए जो आज बाजू में तालाब थे वो साफ करके उसमें साफ पानी डाल दिया गया ताकि नाक जो है वो सूखने ना पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों को कुछ और मदद मांगी। जितनी भी मदद वो मांगता गया सारी मदद उसे मिलती गई। जॉर्ज पंचम की आखिरकार नाक लग गई। वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। अब अखबारों में खबरें भी छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। मतलब सबको यह बताया गया कि नाक लग गई, वो किसी जिंदा आदमी की काटकर लगाई गई है या किसी को भी पता नहीं था। लेकिन एक अजब की बात हुई कि उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार न था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था, कोई भी मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का भी ताजा चित्र नहीं छापा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में एक प्रश्न छोड़ देता है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, लाट के लिए, मूर्ति के लिए। आखिरकार अखबारों में यह खबर क्यों नहीं छपी? ऐसा सवाल लेखक ने हमारे मन में डाल दिया और अपना लेसन यहाँ पे खत्म कर दिया। आखिरकार हम भी सोचने लगे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली एक खबरें अखबार में आखिरकार क्यों नहीं छपी। तो इसके पीछे का एक सही कारण यह था कि जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद हम भूले भी नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम के लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई थी। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार सारे के सारे खाली थे और सरकार ने यह कार्य गुप्त रूप से भी किया था। अपनी खामियों को अखबारों तक पहुंचने ही नहीं दिया था। आजाद भारत में विदेशी जॉर्ज पंचम की लाट पर भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। इस शर्मनाक घटना को अखबारों में एक पंक्ति में छापकर शेष पुष्टों में मौन धारण करके अपना दुख और शोक उन्होंने प्रकट किया। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने राष्ट्र एवं समाज को भ्रष्टाचार मुक्त तथा
तार्किक बनाना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी एवं ईमानदार बनाना चाहिए। किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने देश एवं देशवासियों के सम्मान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से यह जाज पंचम की नाक कमलेश्वर जी ने लिखी हुई है। ठीक है, थैंक यू।